प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। शाजिया ज़ीशान ये प्रोग्राम पेश करती हैं, लेकिन नासाजिया तबाह के बायस आज ये प्रोग्राम नहीं कर पा रही हैं। आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी की ज़िम्मेदारी मुझ पर है। आज आसिफ अली ज़रदारी साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी, मशकूक ट्रांजैक्शन और फेक अकाउंट्स का जो केस है, जो रेफरेंस है, लेकिन आज उन्होंने नए तरमीमी ऑर्डीनेंस, जो नैब का नया ऑर्डीनेंस आया है, उसको बुनियाद बनाकर एक दरख्वास्त दायर की और वो दरख्वास्त थी बरीयत की दरख्वास्त। यूँ कहा जा सकता है कि आसिफ ज़रदारी साहब इस नए तरमीमी ऑर्डीनेंस से फ़ायदा उठाने की कोशिश करने वाले पहले सियासतदान बन गए हैं। अब आसिफ ज़रदारी साहब के वकील ने ये रास्ता जो इख्तियार किया, इसका मतलब क्या है सियासी तौर पर? क्या इसका मतलब ये है कि ऑर्डीनेंस को कबूल कर लिया गया है? इन चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा कमरजमान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो रास्ता लिया गया कानूनी तौर पर, अगरचे कानून इसकी इजाज़त देता है, फारूक एच नाइक साहब ने जो पटिशन ली उसमें साफ साफ वाज़ेह ये लिखा है कि नए ऑर्डीनेंस के आने के बाद बरियत बनती है, अब केस नहीं चलाया जा सकता, ये सहूलत ली जा सकती है इस ऑर्डिनेंस के जरिए। तो क्या इस ऑर्डिनेंस को फिर कबूल कर लिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से? जी, ये खालिस्तान एक क्योंकि कानूनी मामला है और मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब के जो वकील हैं वही इसका बेहतर जवाब दे सकेंगे। मैं इस पर कोई गुफ्तगू ना करूँ तो ज्यादा मुनासिब होगा। उसके ऑर्डिनेंस के ऊपर हमारा जो एतराज है वो इन प्रिंसिपल है, वो पर्सन स्पेसिफिक ऑर्डिनेंस है, लेकिन एज पर एज द लॉ इज कंसर्न वो अपनी जगह मौजूद है इस वक्त। उसके ऊपर अगर उनके वकील ने कोई मौक़िफ़ लिया है तो वो बेहतर बयान दे सकते हैं, उसके ऊपर मेरी बात करना मुनासिब नहीं। जी चलिए सर, इसके कानूनी पहलुओं पर गुफ्तगू ना कीजिए, लेकिन क्या आप सियासी तौर पर ये समझते हैं कि ये ऑर्डिनेंस इसको चैलेंज किया जाना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए जो लाया गया है? जी, इसको चैलेंज करने का लीडर ऑफ द अपोजिशन ने अंदिया दिया है, वो मुशावरत कर रहे हैं, उसको चैलेंज किया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा कायरा साहब, आपने कहा कि ये आप गुफ्तगू कर रहे थे कि इसको चैलेंज किया जाएगा, और चैलेंज क्या पीपल्स पार्टी इसको चैलेंज करेगी कोर्ट में? देखिए, इस पे लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन के मुश्तरका मौक़िफ़ के लिए मुशावरत करनी शुरू की है, उस पर मुशावरत हो रही है और उम्मीद है कि एक आध दिन में ये जो इशू है इसका हतमी फैसला हो जाएगा। इसको पार्लियामेंट में चैलेंज करने के लिए तो कौमी असम्बली का अजलास रेगुलेशन किया है अपोजिशन ने, लेकिन कानून की अदालत में चैलेंज करने के लिए उन्होंने मुशावरत की है, तो वो उस पर बेहतर रोशनी तभी डाली जा सकेगी जब ये वो फैसला करके उस पर कोई हतमी फैसला अपोजिशन करती है। और इसमें पीपल्स पार्टी की राय क्या होगी? क्या इसको कानून की अदालत में भी चैलेंज करना चाहिए? जी, मेरी जाती राय में इसको कानून की अदालत में चैलेंज करना चाहिए। मेरी जमात क्या फैसला करती है वो मुश्तरका अपोजिशन की जमातों से मुशावरत के बाद ही करेंगे। कायरा साहब, और आपकी जाती राय में क्या पूरे के पूरे कानून को चैलेंज करना चाहिए या कुछ शिकों को चैलेंज करना चाहिए? देखिए, चैलेंज करना है उसके तरीकाकार को, बुनियादी तौर पे तरीकाकार पे एतराज है, पर्सन स्पेसिफिक लॉ पे एतराज है। अगर गवर्नमेंट का इरादा दुरुस्त है तो अपोजिशन को एतमाद में लेके उनसे बात करके फिर इस लॉ को वो पार्लियामेंट में ले आते, और अब भी ला सकते, अब भी लाया जा सकता है। इसको विड्रा करें। चेयरमैन नैब के चले जाने से कोई नैब ने डिसफंक्शनल नहीं हो जाना, ना केसेस खत्म हो जाए, ना प्रोसीडर, ना इन्वेस्टिगेशन। और लिहाजा अगर गवर्नमेंट का इरादा दुरुस्त है तो उनको चाहिए कि वो पार्लियामेंट के अंदर इसको एक कानून की शक्ल में लेके आए, उसके ऊपर बहस करके अपोजिशन की हुकूमत जो फैसला करेगी वो कानून नहीं होगा। जी कायरा साहब, चूंकि अभी तक ऑफिशियली तो इस पर कुछ डिसाइड नहीं हुआ मुत्तहिदा अपोजिशन के यहाँ, लेकिन जो दो तरह के मौक़िफ़ आ रहे हैं उसमें से एक ये है कि हम इस पूरे के पूरे कानून को इसलिए मुस्तरद करते हैं कि इससे हुकूमत को फ़ायदा होगा, अब हम जो है वो हुकूमत को फ़ायदा नहीं देना चाहते। आपके ख्याल में इसकी कुछ शिकें रैशनल हैं, उस पर बात होनी चाहिए और वो वाकई काबिल कबूल है? आपकी ज़ाती राय सर? इसकी शिकों के ऊपर बहस तो उस वक्त होगी जब हम इसको कानून की सूरत में एक प्रपोजल जो है वो पार्लियामेंट में ले होगी एक एक्ट के लिए, तो फिर इस पे बात करेंगे। अभी तो हम प्रिंसिपल बात कर रहे हैं ना, इनको ऑर्डिनेंस के ऊपर जाना नहीं चाहिए था। कह रहे साहब, जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आई है, तो इसके बावजूद आप ये समझते हैं, एक तरफ ये थॉट आपके यहाँ मौजूद है कि ये हुकूमत अपने लिए लेकर आई है, इसके बावजूद इसके तरीक़ाकार पर गुफ्तगू करके इसको आप पार्लियामेंट के थ्रू इंप्लीमेंट कराना चाहेंगे? देखिए, जब पार्लियामेंट में आएगा तो गवर्नमेंट कोई भी प्रपोजल ला सकती है, ये शब खून मार के नहीं, बैकडोर से नहीं। अगर उस प्रोसेस के तहत लाते हैं तो उसके ऊपर फिर पार्लियामेंट में बहस होगी, इसमें जो खराबियां हैं वो दूर की जाएंगी।
अभी तो गवर्नमेंट के वज़रा के बयानात आपके सामने है ना, उन्होंने कहा कि इसका इम्पैक्ट जो है वो मौसर बमाजी नहीं होगा, वो यहाँ से ऑनवर्ड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस गवर्नमेंट से ऑनवर्ड होगा, ये तो इस तरह की लेजिस्लेशन तो नहीं हो सकती। लिहाजा जब ये मामला पार्लियामेंट में आएगा, ओपन फ्लोर पे आएगा, तो उसके ऊपर डिबेट होगी कि क्या बेहतर है, क्या नहीं है, किस तरह होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, इस बातें उस वक्त आ जाएंगे उसमें। सही है। एक और मामला सर, मैं आपकी, चूंकि आप जाती राय देना चाह रहे हैं तो मैं जाती ही राय आपकी लेना चाहूँगा इस हवाले से भी कि आगा सराज दुरानी साहब जो हैं, आपके ख्याल में बतौर स्पीकर वो अपने मनसब की तौहीन नहीं कर रहे? अगर अदालत ने, 2 रुकनी बेंच ने उनकी बेल कैंसिल की है, उनको सरेंडर नहीं कर देना चाहिए? देखिए जी, उनको सरेंडर करना चाहिए, ये उनका फैसला है, लेकिन जब तक वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्टेड नहीं है, बेल रिजेक्ट हो जाना कन्विक्शन नहीं है, कन्विक्टेड नहीं है, ही हैज द राइट टू कंटिन्यू। सर लेकिन गिरफ्तारी का मतलब भी तो कन्विक्शन नहीं होगा ना? अगर गिरफ्तारी अगर उनकी हो जाती है तो कन्विक्शन तो नहीं हो रही है। ये उनका जाती इशू है, बिल्कुल। अगर वो समझते हैं कोर्ट का फैसला तो गिरफ्तारी का इशू नहीं होगा ना। अगर कोर्ट ने बेल कैंसिल की है तो गिरफ्तारी हो जाएगी। इस पर भी कानूनी तौर पर एक राय उनको दी गई है कि आप गिरफ्तारी देकर, और ये जो नैब का नया ऑर्डिनेंस आया है इसके थ्रू नैब कोर्ट के पास चले जाएं जो है वो अपनी जमानत लेने के लिए। देखिए, ये एक लीगल इशू है, इस लीगल इशू के ऊपर मुझे राय देने का हक नहीं है किसी के बारे में। वो अपने केस के बारे में खुद बेहतर फैसला कर सकते हैं उन्होंने क्या करना। सही है। तो कायरा साहब, आप ये समझते हैं कि आगा सराज दुरानी साहब जो हैं, इनको गिरफ्तारी पेश करके अपनी अखलाकी बर्तरी साबित करनी चाहिए? ये फैसला आगा सराज दुरानी साहब ने करना है कि वो क्या करते हैं, ये उनका इंडिविजुअल फैसला है। ये मेरी पार्टी के इश्यूज के या पॉलिटिकल इश्यूज से इसका ताल्लुक नहीं है। हो सकता है आपकी राय मौसर हो सकता है उनके वकला उनको जो राय दें उनके लिए वो बेहतर हो। उन्होंने एक लीगल ग्राउंड पे जाके अपनी बात करनी है, और लीगल ग्राउंड पे कोई मैं राय नहीं दे सकता क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ। सही है। अच्छा, मैं सियासी सवाल एक आध आपसे करना चाहता हूँ कायरा साहब, क्या ये जो पीडीएम का फोरम है इसको दोबारा इस्तेमाल किए बगैर एक मुत्तहिदा अपोजिशन, जिसका मकसद कुछ उसी किस्म का हो जो पीडीएम का था, एक मुत्तहिदा अपोजिशन के नाम से एक अंडरस्टैंडिंग आपकी पीएमएलएन के साथ और बाकी पार्टीज के साथ मौजूद है? देखिए, असेंबली की हद तक तो मौजूद है, वहां तो हमारा ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन पीडीएम अब फौत हो गई। पीडीएम तो था 10 जमातों का एक अंडरस्टैंडिंग, जिसमें 2 जमातें निकल के अंडरस्टैंडिंग टूट गई, और उसके बुनियाद ये थी, उसका जो बेसिक थीम था वो इस हुकूमत को खत्म करके नए इंतखाबात कराना था। अब ये तो मुस्लिम लीग वाले दोस्त हैं, ये भी कह रहे हैं कि जिनको 5 साल पूरे करने चाहिए, इनको अगले इलेक्शन 2023 के फेयर एंड फ्री होने चाहिए। लिहाजा ये तो बातें अब हो गई किस्सा माजी। सवाल ये है कि अगर अपोजिशन जो दीगर जमातें, हर जमात छोटी हो या बड़ी, एक दूसरे का सेल्फ रिस्पेक्ट का कायम रखते हुए, उसके मफादात का ख्याल रखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल ये होना चाहिए। यकीनन अपोजिशन का इत्तेहाद और इत्तेफाक ही हुकूमत को बेहतर रास्ते पे ला सकता है, उसको नकेल डाल सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तमाम जमातें एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखें और कोई भी अपनी राय दूसरों पर थोपने की बात ना करे। जो इत्तेफाक राय के फैसले हैं वो इत्तेफाक राय। कायरा साहब, ये एक दोबारा पीडीएम में डिसाइड हो रहा है कि बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा, लॉन्ग मार्च की शक्ल में किया जाएगा, इस्लामाबाद पहुंचा जाएगा। पीपल्स पार्टी को अगर इसकी दावत मिलती है तो पीपल्स पार्टी कबूल करेगी? देयर इज नो पीडीएम में, पीडीएम नाउ, पीडीएम अब खत्म हो चुकी। किसी और नाम से अगर दावत मिल जाए? का एक इत्तेहाद है अपोजिशन की जमातों का। देखिए ना, ये कोई कारपोरेट बॉडी नहीं थी, ये नेशनल बॉडी नहीं थी कि कुछ जमातें चली जाएं, कुछ नए मेंबर आ जाएं, कुछ छोड़ दें जाएं तो कायम रहेगी। ये एक अंडरस्टैंडिंग थी 10 जमातों में, वो अंडरस्टैंडिंग में से 2 जमातें निकल गई, वो अपनी जगह नहीं रखती, मौजूद नहीं रखती। हमारा ख्याल है, लेकिन वो अगर उसका नाम इस्तेमाल करें तो उनका अपना इस्तेकाक। सवाल ये है कि आज भी जरूरत इस अमर की है कि अपोजिशन की जमातें इकट्ठे होके आगे बढ़े तो वो लोगों को रिलीफ दिला सकती हैं, वो इस हुकूमत को नकेल डाल सकती हैं। लेकिन अगर अपोजिशन आपस में इत्तेफाक नहीं करेगी तो ये हुकूमत को टफ टाइम या जैसा कि आप समझते हैं कायरा साहब कि ये बहुत जरूरी है कि मुत्तहिदा अपोजिशन या अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर हुकूमत के आपने कहा नकेल डालने का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये इनिशिएटिव पहले भी पीपल्स पार्टी की तरफ से लिया गया था, क्या अब भी कोई इनिशिएटिव लिया जा सकता है क्योंकि आप समझते हैं ये वक्त की जरूरत है? इसके बारे में मेरी जाती राय नहीं आनी चाहिए, मेरी जमाती राय आएगी और वो मैं इंशाल्लाह पार्टी का
का हुआ, मीटिंग होती है तो उस पर बात करें। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कारा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस मामले पर जो आसिफ जरदारी साहब ने रास्ता इख्तियार किया है आगा सराज दरानी के मामले पर, तोशा खाना के मामले पर और दीगर कई चीज़ों पर बात करेंगे मज़हर अब्बास साहब के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मज़हर साहब, दो तीन चीज़ों पर मुझे आपसे बात करनी है। सबसे पहले तो ये कि नया जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करने वाले आसिफ जरदारी साहब पहली सियासी शख्सियत बन गए हैं। आज उन पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी, लेकिन उन्होंने बरियत की दरख्वास्त दी और पटिशन में लिखा कि जो नया तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसके बाद ये फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती बल्कि बरी कर दिया जाए। आप क्या समझते हैं कि इसके नतीजे में हम ये अखज़ करें कि पीपल्स पार्टी ने ऑर्डिनेंस कबूल कर लिया है? देखिए, नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक ऑर्डिनेंस होगा जब तक तो आप उससे रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। ये तो नहीं करेंगे कि आप रिलीफ ना लें, लेकिन अहम बात ये कि रिलीफ मिला नहीं तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा प्री मेच्योर मूव कर दिया इक्विटल की दरख्वास्त जरदारी साहब के वकीला ने, और गालिबन इसलिए की कि उन्होंने ये सोचा होगा कि असेंबली में ऑर्डिनेंस जब प्लेस होगा तो उस वक्त सिचुएशन ज़्यादा मुख्तलिफ हो जाएगी जब आएगा डिबेट। लेकिन PMLN भी और आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने भी, दोनों ने अब तक ऑर्डिनेंस चैलेंज नहीं किया है। तो गालिबन एक थिंकिंग हो सकता है कि ये डेवलप हो रही हो कि इसकी मुकम्मल तौर पे ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ ना जाएं, इसकी कुछ क्लॉजेस के ख़िलाफ़ जाएं और कुछ क्लॉजेस को जो है ना वो निकालने की कोशिश करवाएं। लेकिन जहाँ तक रिलीफ का है वो लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और भी बहुत से केसेस हैं, पीपल्स पार्टी के भी बहुत से केसेस हैं, PMLN के भी बहुत से केसेस हैं, और चूँकि इसका दायरा जो है काफ़ी पहले से है तो इसलिए वो ये ज़रूर कोशिश करेंगे। इसीलिए गालिबन चैलेंज करने में भी ताख़ीर हो रही है, और ऐन मुमकिन है कि ऑर्डिनेंस जब पार्लियामेंट में पेश किया जाए तो उस वक्त कोई कमेटी बने और उस कमेटी में कुछ चीज़ें ऐड की जाएं, कुछ चीज़ें निकाली जाएं, और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की मान ली जाएं, कुछ चीज़ें अपोजिशन की मान ली जाएं। मुझे लग ये रहा है कि शायद कम्प्लीटली ऑर्डिनेंस की रिजेक्शन की तरफ से शायद ये अपोजिशन ना जाए जी। तो मतलब कल जब राना सनाउल्लाह साहब इसी प्रोग्राम में बात हो रही थी तो राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि हम इसको अवाम की अदालत में चैलेंज करेंगे। इसका मतलब इससे तासुर ये मिलता है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इरादा नहीं रखते। तो क्या आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून की भी यही राय होगी कि इसको चैलेंज ना किया जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो फ़ायदे की हैं? मेरा ख्याल है जब राना सनाउल्लाह ये बात कह रहे हैं, हालांकि PMLN का पता नहीं होता, शायद खाकान अब्बासी कुछ और बात कर रहे होते हैं, राना सनाउल्लाह कुछ और बात कह रहे होते हैं, किसी और से पूछें तो कुछ और बात कह रहे होते हैं। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि अपोजिशन ख़ासतौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी उन शकों से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है जिन शकों से उनको फ़ायदा हो सकता है, मिल सकता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट भी उन शकों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी जिन शकों से उन्हें फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ के इम्कानात खारिज इम्कान नहीं है। ऐन मुमकिन है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ पार्लियामेंट के अंदर हो जाए और ये तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है वो किसी न किसी शक्ल में पार्लियामेंट अडॉप्ट कर ले। ये मुझे लग रहा है क्योंकि इसका दायरा इन्होंने वसी कर दिया है। हालांकि जब आप कम्प्लीटली किसी चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं, तो फिर कम्प्लीटली करते हैं। ये नहीं कि जिस ऑर्डिनेंस से ये क्लॉजेज निकाल दी जाए और ये नहीं निकाल दी जाए। मुझे ये लग रहा है कि, और इसीलिए लग रहा है क्योंकि अब उस तरह फोर्सफुली ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट नहीं किया जा रहा जिस तरह फौरी तौर पे किया गया था। हालांकि मेरे लिहाज से इसमें बहुत सी प्रॉब्लम कबूल कर लिया गया है, इसे लग यही रहा है कि शायद किसी न किसी, लेकिन मसलहतन है इसमें कुछ चीज़ें कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें इसमें से गवर्नमेंट एग्री कर ले, और ऐन मुमकिन है कि गवर्नमेंट ने वो भी इसी वजह से किया हो कि वो कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर लेंगे जिसमें शायद जो है वो चेयरमैन नैब की जो पावर है या उनको नॉन एक्सटेंडेबल वाली वो है, उसको वन टाइम कर दिया जाए कि वन टाइम के लिए इनकी कुछ महीने के लिए, 3 महीने के लिए इस पर होगी लड़ाई।
लेकिन ये जो तो आप ये कह रहे हैं साहब कि अपनी शिक मनवाने के लिए एक लालच दिया गया है ऑपोजिशन को हुकूमत की तरफ से इस ऑर्डिनेंस में? देखिए ना, गवर्नमेंट ने अपने लिए भी रिलीफ लिया है। अब जाहिर है अगर आप ये कह रहे हैं कि इन शोबों में नैब के दायरा इख्तियार ख़त्म कर दिया गया है, उन शोबों में वफाकी काबीना के फैसले भी शामिल हैं, सूबाई काबीना के फैसले भी शामिल हैं। इसका मतलब है, और ये जब कानून बन रहा है तो ये आगे के लिए बन रहा है, इसका मतलब है अगली जो गवर्नमेंट आएगी उसको भी फ़ायदा होगा इस चीज़ का। लेकिन ये इससे एहतिसाब के अमल को फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अब आप आगा सराज दुरानी साहब को देखें मज़हर साहब, तो उसमें भी सिंध हाई कोर्ट ने उनकी बेल कैंसिल की है, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे, भाग रहे हैं। उनकी भी कोशिश शायद ये है कि वो नैब कोर्ट के पास जाकर गिरफ्तारी ले लें, क्योंकि नया ऑर्डिनेंस सपोर्ट करता है कि अब वो नैब कोर्ट जो है वो वहाँ जाकर वो अपनी ज़मानत जो है वो दोबारा से ले लें। तो आप एक तो दोनों तरह से कॉमेंट कीजिएगा कि क्या आपके ख्याल में ये जो गिरफ्तारी से बचने की कोशिश है आगा सराज दुरानी की, ये भी इसीलिए है कि वो इस नए ऑर्डिनेंस से फ़ायदा उठा लें, और दूसरा ये कि क्या बतौर स्पीकर उनको सरेंडर नहीं कर देना चाहिए? पहली चीज तो ये कि उन्हें गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। देखिए, हाई कोर्ट ने उनकी वो रिजेक्ट की है। आप जाएं अदालत में, उसके गिरफ्तारी के बाद भी तो आप ऑर्डिनेंस से फायदा उठा सकते हैं ना, बजाय इसके कि स्पीकर सिंध असेंबली आप अपने आप को लाफिंग स्टॉक बना रहे हैं, हर जगह ये मजाक उड़ रहा है, आप छुपते फिर रहे हैं। एक ज़माना था कि आदमी सियासी वजूहात की बिना पे छुपता फिरता था, सियासी मुकदमात होते थे। लेकिन अगर हाई कोर्ट के लेवल पे, और ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं जा सकते कि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये केस रेफर बैक वापस भेजा था। तो अगर आपने नैब को इस ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ लेना भी है, तब भी स्पीकर सिंध असेंबली हैं आगा सराज दुरानी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह हाई कोर्ट से, देखिए वैसे पुलिस से फरार होना एक चीज़ होती है, लेकिन हाई कोर्ट की बेल रिजेक्ट होने के बाद फरार होना बिल्कुल दूसरी चीज़ होती है। मेरा ख्याल है जो भी आगा सराज दुरानी साहब को ये मशवरा दे रहा है, और या वो ये खुद सोच रहे हैं, वो अपने लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। ये मुश्किलात कल, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, कल नहीं तो परसों पकड़े जाएंगे। इवन आप नैब की अदालत में भी जाएंगे तो आपको सरेंडर तो करना पड़ेगा पहले। मेरा ख्याल है आगा सराज दुरानी ने गलती की है। ये जो गलती करते हैं, गलती पे गलती किए जा रहे हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। सही। अच्छा मतलब एक सवाल और, वो ये कि हुकूमत हमें रिलक्टेंट दिखाई देती है तोशाखाना के हवाले से वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात बताने से। बावजूद इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि आप ये तफसीलात बताएं, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है, ये शेयर नहीं की जा सकती, इससे कई ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे। आपको क्या अमरमाने इसमें दिखाई देता है? क्यों हुकूमत रिलक्टेंट है और क्यों छुपाना चाहती है तोशाखाना की तफसीलात को? पहले तो ये बताएं कि अगर ये क्लासिफाइड चीज़ थी तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी पे क्यों अप्लाई होगी? तो क्लासिफाइड तो नहीं है। ये मेरा ख्याल है तब क्लासिफाइड नहीं थी, अब क्लासिफाइड है। हाँ, अब क्लासिफाइड। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट अपने आप को, मुझे समझ में नहीं आता हुकूमत का, और इमरान खान जो बहुत बड़े दाई हैं एहतसाब के और अपनी गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी के, ये बिल्कुल उसके खिलाफ जाती है। फ़र्ज़ करें आप ये समझते भी हैं, और शायद कुछ ममालिक ने उनके बकौल ये कहा भी गया होगा कि इसको पब्लिक ना करें। हालांकि एक चीज़ ये होती है कि आप जमा कराते हैं, उसके बाद आप नीलाम करते हैं या जो भी होता है, लेकिन अगर ये सब की वजह से आप ये समझते भी हैं तो आप जाके पार्लियामेंट के इन कैमरा सेशन में बता दें। आप अदालत से दरख्वास्त करें कि आप इन कैमरा वो कर लें, और इन कैमरा हम आपको गवर्नमेंट को वो कर लें, और हाई कोर्ट उसको वेरीफाई कर ले। लेकिन रिफ्यूज़ल, मना करना कि हम नहीं बता सकते, ये मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट के हक़ में नहीं जाएगा, गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मज़हर अब्बास साहब मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हैं। क्या ये सिर्फ दो अदारों का टकराव हुआ है कि अफगान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जो है वो पाकिस्तान की एयरलाइन के साथ एक झगड़े की सी सूरत पैदा की है और पाकिस्तान ने अपना फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया है, या फिर ये दो मुल्कों के ताल्लुकात पर असरअंदाज हो रहा है मामला? इस पर बात करते हैं तफसील से एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पीआईए ने काबुल के साथ अपना ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया है और वजह बताई गई है कि सिक्योरिटी के हालात अच्छे नहीं हैं। वजह बताई गई है कि तालिबान का रवैया जो है वो जारहाना है। अब क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कुछ इशूज़ हैं जिसकी वजह से पीआईए ने अपने तौर पर यह फैसला कर लिया, या ये हुकूमत पाकिस्तान का फैसला है और इसमें तालिबान की जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उनके फैसले का भी अमल दखल है? इससे क्या दोनों ममालिक के ताल्लुकात तो मुतासर नहीं होंगे? वजह क्या है, असल वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, जब हालात बहुत ख़राब थे तो उस वक्त हमने देखा था कि पाकिस्तान इनक़िलाब में मदद कर रहा था, फ्लाइट ऑपरेशन जारी था। अब हालात बहुत बेहतर हो गए हैं और अब पीआईए जो है वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अपना ऑपरेशन मुअत्तल कर रहा है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात तो ठीक है ना आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया। देखें, उस वक्त तो एक हंगामी सूरत हाल थी और हंगामी सूरत हाल में हंगामी इकदाम लेने पड़ते हैं, आपको रिस्क लेना पड़ता है और आपको फिर मुल्कों के आपस के ताल्लुकात का, आने वाली हुकूमत के साथ ताल्लुकात की सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। लेकिन अब चूंकि ऐसा ऐसा गर्द बैठ रही है तो मेरा ख्याल है कि चीज़ों को नॉर्मलाइज होना चाहिए और अगर वो नहीं है तो उसके मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। और अगर कोई रवैये में फ़र्क, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल हुकूमती लेवल पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऑल्दो ये फैसला हुकूमती लेवल पर ही हुआ होगा लेकिन वो आपस में कोई इन्होंने शेयर किया होगा कि वजूहात क्या। मेरा अपना ख्याल ये है कि चूँकि अभी वहाँ पर हुकूमत का अच्छे तरीके से अपने तमाम एहलकारों के ऊपर कंट्रोल उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए और अंदर चीदा लोग ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई तरीके से मुखालफत करते हैं। दो तीन बातें हो सकती हैं। एक तो बहुत सारे अफगान शहरी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान उनको तस्लीम करे, हमारा सबसे नज़दीकी हमसाया है और इतने लंबी हमारी सरहद है, लोगों का इतना आना जाना है, ये एक वजह हो सकती है। या फिर अफगान तालिबान के रैंक्स में ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं जिनके जहन में कोई कड़वाहट हो पाकिस्तान के सिलसिले में, होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि हमने तो इंडिविजुअल का फैसला तो अफगानिस्तान से भी इंडिविजुअल्स का फैसला तो नहीं हो सकता। ये अफगान एविएशन का अपना फैसला तो नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान को ये कहे कि आप अपने किराए कम करें अपनी एयरलाइन के वरना आपका ऑपरेशन बंद कर देंगे। ये जाहिर है हुकूमत ही का फैसला होगा ना। तो क्या हुकूमत एहसान फरामोशी कर रही है? ये इंडिविजुअल से कोई कोताही हो सकती है, इंडिविजुअल से कोई बदजुबानी हो सकती है, लेकिन ये फैसला इंडिविजुअल का नहीं होगा डेफिनेटली। और मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया ने चूंकि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, बाकी सब एयरलाइन ने अपने किराए बढ़ाए हैं इसलिए कि वहाँ पर सिक्योरिटी का इशू, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है, वो जी इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत बढ़ गई है उसकी वजह से है। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये टेम्परेरी एक अफेयर है जिसको अगले चंद रोज में बातचीत के जरिए हल कर लिया जाएगा और कोई बहुत बड़ा इशू मुझे इसमें नजर नहीं आता। अदरवाइज दुनिया को ये पैगाम नहीं जाएगा कि दोनों ममालिक के दरमियान एक एतमाद की कमी पैदा हुई है जिसकी वजह से एक इतना बड़ा यानी मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान ने मदद की और अब जो है वो पाकिस्तान को की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में एक रुकावट पैदा कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने एयरलाइन का किराया कम ना किया तो हम आपका ऑपरेशन बंद करेंगे। और फिर जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट की हैं वो ये है कि पाकिस्तान के हमले को गन पॉइंट पर ले लिया गया कुछ लोगों की जानिब से वहां पर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इस किस्म के इंडिविजुअल एक्ट इसमें हो सकते हैं और वो अभी और बातें क्लियर होंगी चंद दिनों के बाद। और मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। पहले भी कुछ इश्यूज हुए हैं, पाकिस्तान का झंडा उतारा गया बेरुखी की, उसका भी आपको पता है कि फिर उसका फौरी तौर पर एक्शन हुआ, लोगों को सजाएं भी मिली और सब कुछ हुआ। तो ये थोड़ा सा हसास मामला है। मेरा ख्याल बहुत ज्यादा इस पे गुफ्तगू करना भी दुरुस्त नहीं, बहुत ज्यादा अंदाजे लगाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि हकायक जितने मालूम है उतने ही मालूम है। जो दो बातें उन्होंने कही हैं, सिक्योरिटी की बात और थोड़ी सी जो मिस हैंडलिंग है, तो मेरा ख्याल है कि अगले कुछ दिनों में ये सेटल हो जाएगी इंशाल्लाह। सही है। अच्छा जनरल साहब, ये बताएं कि दोहा मीटिंग का आउटकम क्या रहा आपके ख्याल में? एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम आपको तस्लीम नहीं करेंगे और वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि हमने अफगानिस्तान को तस्लीम करने पर न गौर किया है न इस पर बात हुई है। दूसरी तरफ वो मीटिंग भी कर रहा है, वो फिर मीटिंग क्यों कर रहा है, मुलाकातें क्यों कर रहा है? देखिए, ये मुलाकातें तो आपको पता है करने के मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिसको टेस्टिंग दी वाटर्स कहते हैं। धमकी अगर आपने कन्वे करनी हो ऐसी जो कि आप चाहें कि मीडिया के थ्रू ना कन्वे की जाए, डायरेक्ट कन्वे की जाए, या कोई और अच्छी बात कन्वे करनी हो जो वो चाहते हो मीडिया के थ्रू ना की जाए, डायरेक्ट की जाए, तो ऐसी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान के अवाम को, कि अमेरिका और उनका करीबी हलीफ भारत और कुछ और मुल्क
किसी भी सूरत में इस नई हुकूमत की कामयाबी नहीं चाहते, ना इसको देखना चाहते हैं, वो इसको नाकाम करना चाहते हैं। तो अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। सही है। अच्छा जन साहब, जो अमीर मुत्तकी ने कहा कि अगर आलमी ताकतें तस्लीम नहीं करेंगी तो फिर दुनिया की सलामती मुतासिर होगी, ये धमकी है, इंतबाह है उनकी तरफ से, क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी एक कमज़ोरी का या एक वल्नरेबिलिटी का एहसास दिलाया है कि जो इकनॉमिक मसाइल हैं और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं, उसके साथ फिर टेररिज्म के मसाइल हैं, ये अगर आप हमें पहले दो में हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो तीसरा शायद हम पूरा ना कर पाएं, क्योंकि नेचुरली उसके लिए आपको रिसोर्सेज तो चाहिए ना। आपने लड़ाई करनी है और उनको ख़त्म करना है या उनके साथ कोई सख्ती रवा रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको वसाइल चाहिए। तो अगर आपको यही जान के लाले पड़े हों कि लोग खाएंगे कहाँ से और लोगों को तनख्वाहें कहाँ से देंगे, तो मेरा ख्याल है कि धमकी से ज़्यादा उन्होंने अपनी वल्नरेबिलिटी का एहसास दिलाया है और ये कहा है कि ये वल्नरेबिलिटी बाकी दुनिया के लिए भी कोई अच्छी साबित नहीं होगी। जैसे अब आपके ख्याल में क्या होने वाला आइंदा चंद दिनों में, क्योंकि पिछले 1 महीने में या पिछले 1.5 महीने में हम समझ रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, इकनॉमिक इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा, आलमी जो ताकतें हैं वो कुछ नरम रवैये का इजहार करेंगी, फिर हम देख रहे थे कि मुहाजिरीन के लिए कुछ किया जाएगा, फिर हमें लगता था कि वो जो फूड शॉर्टेज है, अब आने वाले दिनों में मौसम शिद्दत इख्तियार करने वाला है, वहाँ सर्दी का आगाज़ हो चुका है और आप जानते हैं नवंबर दिसंबर में वहाँ पर बर्फबारी भी होती है। तो ये जो चैलेंजेस हैं उसको मीट करने के लिए, उनसे निपटने के लिए कोई हिकमत अमली कहीं पर अफगानिस्तान के साथ कुछ ममालिक बना रहे हैं? जी, मेरा ख्याल देखें, बात ये कि असल में इससे पहले जो वाक़यात हुए इतनी तेज़ी और सुरत के साथ हुए हैं कि हम सब ने ये अंदाज़ा लगाया कि आगे भी चीज़ें उसी तेज़ी और सुरत के साथ होंगी। देखें, उनके और वजूहात थी जो कुछ इससे पहले हुआ, अब जो होना है ये रियल टाइम सारे चैलेंजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करूं जिसमें सारे लोगों को साथ लेके चलना है, जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ तबके हैं, फिर आपने गवर्नर्स मुकर्रर करने हैं, हर प्रोविंस में हुकूमत कायम करनी है। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये प्रोसेस 1.5-2 साल से कम का नहीं है। हम कह रहे हैं कि जी वो चंद महीने में कर लो, उसके बाद ये जो इकॉनमी का प्रोसेस है ये तो 5-6 साल से कम करनी है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि अनकरीब इन हालात के पेश नज़र जो वो ग्रोह है मुल्कों का जो यहाँ पर अमन चाहता है और इनकी कामयाबी चाहता है, वो अपने इनसे बातचीत कर रहे हैं, जो मुआहदे उन्होंने अंडर हैंड करने होंगे कर लिए होंगे, और चीन, रूस, पाकिस्तान, कोई सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तुर्की, ईरान, साउथ अमेरिका के कुछ मुल्क और अफ्रीका के कुछ मुल्क, ये इनमें से एक धड़ा जो है 8-10 मुल्कों का वो पहले हल्ले में उनको तस्लीम करेगा। मेरा ख्याल ज़्यादा 4-5 हफ्ते की बात है और उसके बाद और बहुत सारे लोग आ जाएंगे और वहां पर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। आपको लगता है कि 4-5 हफ्ते में पाकिस्तान में कहत नहीं, आपको लगता है कि 4-5 हफ्ते में कुछ ममालिक अफगानिस्तान को तस्लीम करना शुरू कर देंगे? इंशाल्लाह, ये मेरा अपना अंदाजा है। और एक और बात मैं बता दूं, जब तक पाकिस्तान में कहत साली ना हो हमारे अफगान भाई भूखे नहीं मरेंगे कभी भी इंशाल्लाह। अच्छा, और वहां पर उनको सपोर्ट करने के लिए खुदा ना खास्ता यहाँ कुछ सफर तो नहीं करना पड़ेगा? नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है ये तो होगा। साफ ज़ाहिर है कि आपकी जैसे भी डॉलर का एक मसला है उसमें पार्शली अफगानिस्तान भी एक वजह है। इसी तरीके से अगर गंदम महंगी होती है और खाने पीने की चीजें महंगी होती हैं तो उसमें अफगान फैक्टर जरूर होगा। और अफगानिस्तान की मदद को इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के लिए जिस अंदाज में देख रही है और पाबंदियों के बिल पेश कर रही है और इस पर गौर कर रही है कि अगर पाकिस्तान ने हद से ज़्यादा उनकी मदद की तो फिर पाकिस्तान को इसके नतीजे भुगतना पड़ सकते हैं, ये पाकिस्तान को जाहिर है इस बात का तो एहसास है ना? जी, लेकिन इस बारे में मेरा तजज़िया ये है कि पाकिस्तान को नतीजे नहीं केस भुगतना पड़ेंगे। ये पाकिस्तान ने फैसला करना है कि आपने प्याज और जूते दोनों खाने हैं, ये एक चीज़ खानी है। सही है। जन साहब ये बताएं कि वो खैर खा ममालिक अफगानिस्तान के, पाकिस्तान समेत, जो उन्हें मशवरा दे रहे थे बल्कि इसरार कर रहे थे कि आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं ताकि आपको तस्लीम करने की राह हमवार हो, अफगानिस्तान ने इस पर, अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसने इसको तस्लीम नहीं किया और इस पर कोई पेशरफ्त भी नहीं हुई और मामला वहीं पर खड़े हैं जो 2 महीने पहले जहाँ खड़े थे। इसके बावजूद आपको लगता है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को इस शर्त को मनवाए बगैर हमसाया ममालिक और खैर खा ममालिक तस्लीम कर लेंगे? देखिए, जो इंक्लूसिव हुकूमत की डेफिनेशन है ये तो ना इधर से कभी गई है ना उधर से कभी आई है। ये तो आपको भी मालूम है कि मुझे भी मालूम है कि जो उनकी ये अबूरी काबीना है इसमें उज़्बेक्स भी हैं, इसमें ताजिक्स भी हैं, इसमें नूरज़ईस भी हैं।
अब अगर इंक्लूसिव हुकूमत का ये मतलब है कि कारज़ई को इसमें शामिल किया जाए, अशरफ गनी को शामिल किया जाए, अब्दुल्ला को शामिल किया जाए, तो वो तो भाई बहुत ही, मैं कहूँगा, इर्रेशनल डिमांड है, अगर जिसके ज़हन में भी ये डिमांड है। तो मेरा अपना ख्याल ये कि जब ये गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट हो जाएगी और मुख्तलिफ जो इनके सूबे हैं उनकी हुकूमत बन जाएगी, तो वो आपको बहुत इंक्लूसिव नज़र आएगी। बाकी ये है कि जो वेस्टर्न डिमांड है इंक्लूसिवनेस की, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि तालिबान उल्टे भी हो जाएं, उन्होंने तो नहीं मानना, इसलिए कि वो तो इनको नाकाम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान, चीन, रूस वगैरह इन्होंने इतनी सख्त लाइन क्यों अख्तियार की हुई है, जबकि मेरे अपने हिसाब में उनकी हुकूमत किसी न किसी हद तक इंक्लूसिव ऑलरेडी है। और ये जिन ममालिक का आप नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, ये लोग जिनके बारे में आप समझते हैं इनको अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, तो इनके तस्लीम करने से वेस्ट को की सेहत पर कोई फ़र्क पड़ेगा? उन्हें लगेगा कि हाँ कुछ ममालिक तस्लीम कर लिया तो हमें भी कुछ और ममालिक को भी तस्लीम कर लेना चाहिए, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? जी, पहले तो आपने ताजिकिस्तान का अंदर नाम लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि इस रजीम के जितने दुश्मन हैं वो सारे ताजिकिस्तान में बैठे हुए हैं जी। तो ताजिकिस्तान को आप उन मुल्कों में शामिल ना करें, ताजिकिस्तान जरूरी नहीं है कि उन पहले को माने जी। लेकिन जो मगरबी ममालिक है, मैंने आपको बता दिया, वो बोले कुछ भी, वो नाकामी चाहते हैं और किसी भी कम अज कम 2-3 साल तक वो तस्लीम नहीं करने के, चाहे ये सोने के बन जाए। बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल नईम खालिद लोधी साहब। हम सब के लिए अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आती हुई तब तक नज़र नहीं आती जब तक दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं उसको तस्लीम नहीं करती, उसके एसेट्स को अनफ्रीज़ नहीं करती, उसके मसाइल हल करने के लिए आगे नहीं आती। मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पैदा होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आप वापस आकर पंजाब हुकूमत के हवाले से एक स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, वज़ीर आला पंजाब के लिए नया तैयारा लाया जा रहा है, इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, बल्कि अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं तैयारे को अगर मिलाकर देखा जाए। ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? क्या 2018 की गाड़ियाँ पुरानी हो गई थी? क्या वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही थी? क्या हुकूमत के पास इतने पैसे हैं कि वो अरबों रुपए का एक नया तैयारा और गाड़ियां खरीद सकें? पंजाब हुकूमत ने यह फैसला क्यों किया है? इस पर तफसील से बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब के लिए एक नया एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है जिसकी कीमत तकरीबन 8 अरब रुपए है। वज़रा के लिए 46 गाड़ियां खरीदी जा रही हैं तकरीबन 18 करोड़ रुपए की कीमत से, और पहली मरतबा तारीख में वज़रा के लिए 1800 सीसी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। इससे पहले जो वज़रा के पास गाड़ियां मौजूद थी वो 2018 मॉडल की थी, जिनके बारे में इत्तला है कि वो ख़राब हो गई हैं, वो काम नहीं कर रही, या उनमें से बेशतर गाड़ियाँ जो हैं वो मेंटेनेंस मांग रही हैं। और फिर इसी तरह से वज़ीर आला को नया तैयारा भी चाहिए। ये स्टोरी फाइल की है अनवर हुसैन सुमरा साहब ने, उनकी एक्सक्लूसिव है। सुमरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर सुमरा साहब, ये सबसे पहले तो ये बताइए, ये 2018 की गाड़ियों को क्या हुआ कि नई गाड़ियां वज़रा के लिए ख़रीदनी पड़ रही हैं? जी देखें, बात ये है कि गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल रूल्स हैं उनमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कोई भी गाड़ी ख़रीदती है तो उसकी जो 3 लाख माइलेज के बाद उसकी इंस्पेक्शन होगी। इंस्पेक्शन के बाद देखा जाएगा कि वो ऑफ रोड करनी है या ऑन रोड रखनी है, उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कंटिन्यू करना है। जब तब्दीली सरकार की पंजाब में हुकूमत आई तो वज़रा को, जो साबका वज़रा थे शहबाज शरीफ साहब के सूबाई, उनसे जो वापस गाड़ियां ली गई थी वो इनको दी गई, तो इन्होंने कहा हमने नहीं लेनी। तो फिर 2018 की जो गाड़ियां थी जो सूबाई सेक्रेटरीज़ के पास थी या मुख्तलिफ कंपनीज़ के पास थी, उनको कलेक्ट किया गया और वज़रा के हवाले कर दी गई। उस वक्त वो 0 मीटर गाड़ियां थी। अब ये गाड़ियां चला रहे हैं पिछले 3 साल से, और इन 3 सालों में तकरीबन इन गाड़ियों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे जो है 2 करोड़ 41 लाख रुपया सरकारी ख़जाने से लगाया गया है। अब आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम जब लगी होगी तो गाड़ी की रिपेयर जो है बहुत आला किस्म की हुई होगी। अब फैसला ये हुआ कि वज़रा ने कहा कि हमारी गाड़ियां जो हैं वो ठीक नहीं चलती, लिहाजा हमें जो लग्जरी गाड़ियां दी जाएं। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि माजी की जो हुकूमतें थी सूबाई, उनके वज़रा को 1300 सीसी गाड़ी दी जाती थी, अनलिमिटेड पेट्रोल होता है, उसके अलावा POL होता है और ड्राइवर होता है। इन्होंने कहा हमने 1800 सीसी गाड़ियाँ लेनी। कैबिनेट ने ये अप्रूवल दे दी कि हम जो है गाड़ियाँ वज़रा को जो है 1800 सीसी गाड़ियाँ लेके देते हैं, जो 18 करोड़ रुपए की आनी है। अब अंदाज़ा लगा लें कि साबका हुकूमतों के दौर में वज़रा 5 साल गाड़ियाँ यूज़ करते थे, उसके बाद
उनकी इंस्पेक्शंस होती थी। अब ये वज़रा जो हैं, इनकी कारकर्दगी आपके सामने है, ये किस तरह गाड़ियाँ, तो इन गाड़ियों की इंस्पेक्शन ही नहीं की गई क्या? नहीं, देखें, इंस्पेक्शन हुई है लेकिन कोई भी गाड़ी 3 लाख माइल से ऊपर अभी तक नहीं चली। ठीक है, और वो बिल्कुल फिट और है। क्या इनकी मेंटेनेंस होती रही है साथ साथ? बिल्कुल मेंटेनेंस होती रही है। देखें, 2 करोड़ 41 लाख की 3 साल में सूबाई वज़रा की गाड़ियों की मेंटेनेंस हुई है, जबकि इतनी बड़ी रकम की जब मेंटेनेंस होगी तो डेफिनेटली उनमें बहुत सारे फॉल्ट जो हैं वो दूर हो चुके हैं। अच्छा, वज़ीर आला के तैयारे की तरफ तो बाद में आते हैं, पहले ये बताइए कि उनके पास, उनके इस ज़ेर इस्तेमाल कितनी बुलेट प्रूफ और दीगर गाड़ियां मौजूद हैं? ये देखें, ये असद साहब बड़ी दिलचस्प बात है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जब हुकूमत में आए तो ये वज़ीर आला हाउस शिफ्ट हुए। अगले दिन जब ये उठे तो सीधे ये वज़ीर आला के ट्रांसपोर्ट पूल में खुद गए। वहाँ जाके इन्होंने आइडेंटिफाई की गाड़ियाँ कि ये गाड़ियाँ जो हैं इनको सर्विस करवा के वज़ीर आला के लिए मुख्तस कर दी जाए। जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 16 लग्जरी गाड़ियाँ जो हैं, उनमें बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी हैं, वो वज़ीर आला और इनकी फैमिली के लिए रिजर्व कर दी गई हैं इस्तेमाल के लिए। 16? हाँ जी, 16 गाड़ियाँ, उनमें से 3 गाड़ियाँ ऑफ रोड थी। अच्छा, अब ये जवाज़ ये पैदा किया जा रहा है कि वज़ीर आला के लिए एक और बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो ख़रीदी जाए, जिसकी कीमत 9.5 करोड़ से लेकर 11.5 करोड़ रुपए है। अब जवाज़ में ये कहा जा रहा है कि जी क्योंकि इनके पास अच्छी कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है, जबकि सरकारी कार्ड जो हमने निकाला है उसमें ये लिखा हुआ है और गाड़ी का मेक आगे जो लिखा हुआ है 2015 के बाद 11 बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनके इस्तेमाल के लिए ख़रीदी और उनके पूल में उनके लिए रिजर्व हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है। अब वज़ीर आला साहब को इतना शौक है गाड़ी चलाने का, सरकारी बुलेट प्रूफ हो या लग्जरी गाड़ी हो, वो 1-2 दफ़ा इस ख्यालात का भी कर चुके हैं और वो लाहौर में अक्सर निकले रहते हैं नई गाड़ी लेकर। वो अवाम के मसाइल हल करने के लिए, अवाम के मसाइल तक रसाई हासिल करने के लिए चक्कर भी लगाते रहते हैं। उनके पास उनके पूल में जो हैं इस वक्त 16 गाड़ियां हैं, 13 गाड़ियां वज़ीर आला के पूल की हैं, 2 गाड़ियां जो हैं इन्होंने लग्जरी जो हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से गाड़ियां कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी से वापस ली गई थी, वो वहाँ से ली गई हैं। इसके अलावा 3 गाड़ियाँ ऐसी हैं, एक जो DC है, DG खां, उसके डिस्पोजल पे है और एक कमिश्नर मुल्तान के डिस्पोजल पे है। मुबैना तौर पर वो गाड़ियां भी वज़ीर आला पंजाब के जो भाई हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एक गाड़ी कमिश्नर रावलपिंडी के डिस्पोजल पे है, वो गाड़ी भी इनके ज़ाती इस्तेमाल में। आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब हुकूमत में आए थे तो सबसे पहले नारा लगाया गया था कि सरकारी मामलात में सादगी होगी और अखराजात में कफ़ायत शारी का कल्चर को प्रमोट किया जाए। कैबिनेट से अप्रूव हो गया है। देखिए, ये जो सूबाई वज़रा की गाड़ियां लेनी हैं ये कैबिनेट से अप्रूव्ड हो गई है। इसकी समरी मजीद पैसों के लिए वज़ीर आला पंजाब को जा चुकी है। अब जो वज़ीर आला पंजाब ने खुद ख्वाहिश जाहिर की है कि मेरे लिए भी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी जाए, जो कि तकरीबन 9.5 करोड़ से लेकर 11.5 करोड़ रुपये उसकी मालियत बनती है। अगर कार लेते हैं तो 9.5 करोड़ रुपये की है जो अभी तजवीज़ चल रही है। अगर ये जीप लेते हैं तो वो 11.5 करोड़ रुपये उसकी मार्केट में इस वक्त बुलेट प्रूफ की कीमत है। तो वो समरी में उसको भी डाला गया। अब जरा तैयारे पर आ जाएं। जो एयरक्राफ्ट पहले वज़ीर आला के पास मौजूद है उसमें क्या प्रॉब्लम है? नया एयरक्राफ्ट लिया जा रहा है 8 अरब रुपए का। देखें, बात यह है कि 2017 में पंजाब हुकूमत ने 4 अरब 47 करोड़ रुपए से एक MI-17 जो है वो हेलीकॉप्टर रशिया से ख़रीदा था, जो वज़ीर आला पंजाब के सरकारी इस्तेमाल के लिए ख़रीदा गया था। क्योंकि उससे पहले जो हेलीकॉप्टर था वो आपको याद होगा अफ़गानिस्तान में वो रिपेयर के लिए रशिया जा रहा था तो वहाँ उतार लिया गया था या वो फॉल्ट की वजह से गिर गया था, तो उसके रिप्लेसमेंट में एक नया हेलीकॉप्टर ख़रीदा गया। पंजाब हुकूमत के पास एक एयरक्राफ्ट है जो ग्राउंड किया गया है, वो कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से ग्राउंड। अब वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो कहते हैं कि मेरे लिए एक नया एयरक्राफ्ट जो है जो 12 सीटर होगा और उसका इंटीरियर जो है हम खुद डिक्टेट करेंगे कैसे डिज़ाइन करना है। और उस खरीदने के ऊपर बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, प्रपोजल बन चुकी है जो वज़ीर आला पंजाब को दी जा रही है और उस प्रपोजल पे ये फैसला होना है कि वज़ीर आला पंजाब के लिए ये एयरक्राफ्ट खरीदा जाए। जबकि वज़ीर आला पंजाब का जो ट्रैवल है हेलीकॉप्टर, क्योंकि हर जगह पर आसानी से उतर सकता है, हेलीपैड बन सकता है, एयरक्राफ्ट तो आपके सिर्फ एयरपोर्ट पर उतर सकेगा, रनवे पे उतर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब ने तो दूर दराज के इलाकों में विजिट करना होता है, आफत हो या कोई और मामला हो, सियासी मामला हो या इंतजामी मामला, तो उसके लिए तो हेलीकॉप्टर यूज़ होता है। और हेलीकॉप्टर भी बिल्कुल नया है जो अभी 2017 अप्रैल में ख़रीदा गया। अब हालात ये हैं कि एक तरफ तब्दीली सरकार ये दावे करती
करती है कि हम आवाम के लिए बहुत नरम गोशा रखते हैं, हम जो है आवाम को कम अज़ कम अखराजात में बेहतर सर्विसेज देना चाहते हैं, गवर्नेंस को बेहतर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अपने लिए ज़ाती दिलचस्पी के लिए और ज़ाती सफ़र के लिए इतने बड़े 8 अरब रुपए का एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रपोजल जो चल रही है उस पर वज़ीर आला पंजाब काम कर रहे हैं। अब इनके पास अंदाज़ा लगा लें प्रायोरिटी का कितना फुकदान है। सही है। मैं इस पर हसन खावत साहब जो मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हैं या और तर्जुमान हैं बुनियादी तौर पर पंजाब हुकूमत के, उनसे मेरी बात हुई प्रोग्राम से पहले। उनको मैंने दावत भी दी थी और उन्होंने कहा भी था कि प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। आई डोंट नो वो क्यों नहीं अब शिरकत कर पा रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनसे जो मेरी बात हुई इस मामले पर सुमरा साहब, उन्होंने ये कहा कि इनमें से बेशतर गाड़ियाँ चलने के काबिल नहीं हैं। कई ऐसी हैं जिनके टायर इस काबिल नहीं है कि आप इस्लामाबाद तक ट्रैवल कर सकें। अगरचे टायर, मेरा उनसे आर्गूमेंट ये था कि टायर तो तब्दील कराए जा सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनका ये ख्याल है कि कई गाड़ियां जो हैं वो नाकारा हो गई हैं, वो चलने के काबिल नहीं हैं। तो मेरा आपसे सवाल ये, अगर वो हमें ज्वाइन कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या वाकई इनमें से कई गाड़ियां ऐसी हैं जो अब सड़क पर चलने के काबिल नहीं हैं? देखिए असद साहब, बात यह है कि जब नई गाड़ी खरीदता है, आम आदमी भी खरीदता है, तो कम से कम 4 से 5 साल वो गाड़ी मेंटेनेंस इतनी नहीं निकालती। इन गाड़ियों पे तो सरकारी खजाने से 2 करोड़ 41 लाख रुपया जो है अभी तक खर्चा आ चुका है। इनके टायर 3-3, 4-4 दफ़ा तब्दील किए जा चुके हैं। अब टायर तब्दील या माड़े या कमज़ोर टायर का जवाब पैदा करके आप 18 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, और वो भी लग्जरी गाड़ियाँ ले रहे हैं। आप क्यों ना 1300 सीसी लेके देते? अगर आपने रिप्लेस ही करनी है, बहुत आप कहते हैं कि जी हमारा जो है जान नहीं छूटती, वज़रा इस पर हमें कह रहे हैं कि जी हमें गाड़ियाँ नहीं लेके दें। असल इशू ये है कि वज़ीर आला पंजाब जब खुद 16 लग्जरी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमे फिरेंगे और उनकी फैमिली के लिए वो रिजर्व होंगी, तो वज़रा भी तो उनकी कैबिनेट के हैं, उनका भी तो दिल चाहेगा कि सरकारी खजाने से अब ये गाड़ियाँ क्या बेच दी जाएंगी, क्या किया जाएगा? अच्छा, एक और बात आपको असद यहाँ बता दूँ, ये जो सरकारी गाड़ियाँ वज़रा को दी गई हैं, ये वज़रा खुद इस्तेमाल नहीं करते। ये सिर्फ सरकारी मीटिंग में जब जाना हो, फ्लैग लगाना हो, इस्तेमाल करते हैं। अपने इलाकों में, अपने हलकों में जब ये आते हैं तो ये बड़ी गाड़ियां लग्जरी अपनी ज़ाती इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेट्रोल सरकार का इस्तेमाल करते हैं। असल इशू ये है कि इन गाड़ियों के एवज जो है, इनके साथ अनलिमिटेड पेट्रोल है। अब साबका दौरे हुकूमत ने राना सनाउल्लाह साहब जो हैं 1 माह में 2200 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करते रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के जो कैबिनेट के एक वज़ीर हैं वो 1600 लीटर पेट्रोल महाना इस्तेमाल करते हैं। वो 1600 लीटर पेट्रोल जो है वो सरकारी गाड़ी में इस्तेमाल नहीं होता, वो उनकी प्राइवेट गाड़ियों में इस्तेमाल होता, और ये गाड़ियाँ उनके स्टाफ के इस्तेमाल में हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो बंदा अब 3 साल बाद कहते हैं नई गाड़ी, अब ये उन्होंने माइलेज भी नहीं पूरी की, उनकी इंस्पेक्शन की गई है बाकायदा, वो गाड़ियाँ सारी काबिल इस्तेमाल हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि नहीं जी वज़रा कहते हैं। एक वज़ीर साहब जो हैं मियाँ महमूद रशीद साहब, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उनको इन्होंने नई लग्जरी गाड़ी दे दी। जो गाड़ियाँ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से अदालत ने वापस करवाई थी, वो रिज़र्व की गई थी कि सिर्फ VVIP ड्यूटी के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, इसके अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं होगा। उनमें से एक गाड़ी उनको दे दी गई। और मज़ेदार बात ये, दिलचस्प बात ये है कि साहब का जो 3 चीफ सेक्रेटरी थे, वो उन 38 गाड़ियों में से 4 गाड़ियाँ वो ले उड़े हैं। उनमें एक अकबर दुरानी साहब जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके पास गाड़ी है। 2 यूसुफ नसीम खोखर साहब के पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं, और इसके अलावा जवाद रफ़ीक डोगर, जिनको लोग कहते हैं बड़े दरवेश किस्म के आदमी, वो भी जाते हुए एक सरकारी लग्जरी गाड़ी ले गए। हालत ये है कि आपने वो गाड़ियाँ वापस नहीं ली जो इल्लीगल लोगों के पास हैं। अपने वज़रा को आप अभी गाड़ियाँ अच्छी हालत की हैं उनको रिप्लेस करने का सोच रहे हैं। क्या ये सरकारी खजाने पे अखराजात का बोझ नहीं पड़ेगा? ये वज़ीर आज़म की जो पॉलिसी थी कि सादगी होगी, कफ़ायत शारी होगी, उसके ये बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ नहीं है। आप ये बता रहे हैं कि गाड़ियाँ ले गए, वापस नहीं की, क्या मतलब है कि जो पहले जो कैबिनेट मेंबर्स थे अभी तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियाँ पुरानी? नहीं, बात यह है कि जो साबका कैबिनेट थी, उन्होंने जब गाड़ियां सरेंडर कर दी थी, वही गाड़ियां नई कैबिनेट को दी गई जो तब्दीली सरकार की कैबिनेट थी। लेकिन इन्होंने कहा जी हम ये गाड़ियां यूज़ नहीं करेंगे। फिर इनको 2018 मॉडल गाड़ियां जो हैं, जो पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में या पब्लिक सेक्टर कंपनीज के पास थी, वो वापस लेके इन वज़रा को दी गई। अब वो इनके इस्तेमाल में हैं। आप अंदाज़ा लगा लेना कि आप एक तरफ कहते हैं हमने पॉलिसी से सरेंडर नहीं करते, हम पॉलिसी से इधर उधर नहीं होते। पॉलिसी तो ये कहती है कि एक गाड़ी जो है सरकारी, जब वो नई आप खरीदेंगे वो 3 लाख माइल चलेगी, तो उसकी इंस्पेक्शन करके
ऑन रोड रखना है या ऑफ रोड रखना है, उसका फैसला किया जाएगा। वो कमेटी बनी हुई है बाकायदा, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं नहीं जी हमें तो लग्जरी गाड़ियां दें। ये बताएं कि वो जो भैंसें बेची गई थी शुरू में, उससे जो कीमत हासिल हुई थी, जो पैसे मिले थे, अब जो पैसे खर्च हो रहे हैं, इसकी कीमत में फर्क क्या है? यानी वो जो पैसे उस वक्त मिले थे उससे ज्यादा खर्च हो रहे हैं? देखें, वो भैंसें तो मेरा ख्याल एक सेरेमोनियल सा एक्ट था गवर्नमेंट का कि वो भैंसें बेच दें। पंजाब कहने का मतलब है कि वो पैसे चलें इस्तेमाल कर लेंगे, गाड़ियां खरीदनी है तो कुछ उनके एवज गाड़ियां तो नहीं आ सकती, लेकिन पंजाब हुकूमत ने भी कुछ पुरानी गाड़ियां बेची थी, तकरीबन 150 के करीब गाड़ियां पुरानी बेची थी, और ये एक अच्छा फैसला था कि वो एक ऑक्शन के जरिए बेची गई थी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने पुरानी गाड़ियां बेची हैं तो नई गाड़ियों के एवज फिर नई गाड़ियां ले दें। उजरा के पास या तो पुरानी गाड़ियां, खटारा गाड़ियां हो, वो चलने के काबिल ना हो, फिर तो जस्टिफाई करते हैं। और दूसरा, बुलेट प्रूफ जो वज़ीर आला पंजाब के लिए खरीदी जा रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो मौजूदा बुलेट प्रूफ गाड़ियां वो भी पुरानी हैं, जबकि 2015 के बाद उनमें से 11 गाड़ियां उनमें से खरीदी गई थी। अब 2015 और अब 2021 में 6 साल का फ़र्क है। बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है उसका लाइफ टाइम भी ज़्यादा है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब कहा जा रहा है कि वो लंबा सफ़र नहीं करती। जस्टिफिकेशन आप जो मर्जी बना लें, लेकिन आपको सरकारी खजाने का भी तो ख्याल रखना। अवाम का क्या आपने इतना अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड कर दिया है, अवाम को ऑस्टेरिटी का लफ्ज़ शायद अगर कोई भूल गया तो उसको याद दिलाना चाहिए, तो याद रखना चाहिए कि ऑस्टेरिटी भी और सादगी भी कोई चीज़ होती है। बहुत शुक्रिया अनवर सुमरा साहब, आपने ये स्टोरी फाइल की और हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की। आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।